क्या कभी आपने अपने बारे में ये नोटिस किया है कि आप सोचने में तो 10 आउट ऑफ 10 हो, पर करने में 3 आउट ऑफ 10। डिसीजंस लेते वक्त आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है। मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल सिनेरियोस, व्हाट इफ्स, डाउट्स, सब कुछ आपके दिमाग में एक साथ चलने लगता है। पर जैसे ही एक्शन लेने का टाइम आता है, वही दिमाग जो इतना एक्टिव था सडनली साइलेंट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा और सोच लो, थोड़ा और एनालाइज कर लो, तो आप एक परफेक्ट डिसीजन तक पहुंच जाओगे। लेकिन रियलिटी ये है कि आप जितना ज्यादा सोचते हो, आप सॉल्यूशन के उतना करीब नहीं जा रहे होते। वो एक इनविजिबल ट्रैप थी जो आपको उस थॉट के अंदर और डीप ले जा रही थी, और जिसे आप थिंकिंग समझ रहे हो, वो एक्चुअली कभी थिंकिंग थी ही नहीं। आज मैं आपको न्यूरोसाइंस के थ्रू ये दिखाऊंगा कि आप ओवर थिंकिंग क्यों करते हो, क्यों ये लूप ब्रेक नहीं होता, और इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटी सी चीज करो। अभी इस वक्त एक डिसीजन है जो आपके माइंड में बैकग्राउंड में चल रहा है, आपको उसे याद रखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम उस पर वापस आएंगे। ओवर थिंकिंग का ये पैटर्न सिर्फ दिन तक लिमिटेड नहीं है, रात को ये और क्लियर दिखता है। इमेजिन करो आप बेड पर लेटे हो, फोन साइड में है, लाइट्स ऑफ है, और आपने ये डिसाइड किया है कि आज आपको जल्दी सोना है। आपका रूम बिल्कुल क्वाइट है, और जैसे ही आपको लगता है कि आपका माइंड अब स्लो हो जाएगा, उसी मोमेंट पे आपका ब्रेन ऑन हो जाता है। आपको पहला थॉट आता है, कल का काम कैसे मैनेज होगा, लेकिन आप उसे डिसमिस करने की कोशिश करते हो, चलो कल देखते हैं। लेकिन वो थॉट अटैच हो जाता है दूसरी थॉट से, अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो। वैसे भी आजकल मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, शायद डिसिप्लिन मेरी वीकनेस है, पिछले साल भी ऐसा ही था, क्या मैं हमेशा ही ऐसा रहूँगा। देखा, आप कल के काम से शुरू हुए थे, और बस कुछ ही सेकंड्स में आप अपने पूरे कैरेक्टर को क्वेश्चन करने लगे। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो अपने थॉट प्रोसेस को, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपका ब्रेन एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। कभी आप फ्यूचर इमेजिन कर रहे होते हो, और कभी पास्ट को रिकॉल कर रहे होते हो। ऊपर से देखो तो ये बहुत प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन अंदर से ये बस एक रिपीटिव साइकिल है जिसमें कोई एक फाइनल आउटपुट नहीं निकल रहा। इस पॉइंट पे आप एक सिंगल प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपका माइंड एक चेन बना रहा है। हर थॉट अगली थॉट को ट्रिगर कर रही है, और अब एक और प्रॉब्लम होती है, आपको नींद भी नहीं आ रही। आप थिंकिंग नहीं कर रहे, आप एक लूप में हो, और आपको ये बात पता भी नहीं। अब ऑनेस्टली समझते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट मार्कस रिकले ब्रेन इमेजिंग कर रहे थे, पीईटी स्कैन्स। ये वो टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम में दिखाती है कि आपके ब्रेन के कौन से पार्ट्स एक्टिव हैं। स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट ये था कि लोग स्कैनर के अंदर जाते थे, उन्हें कोई टास्क दिया जाता था, जैसे कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करो या कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करो। फिर साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व करते थे कि टास्क के दौरान ब्रेन के कौन से रीजन लाइट अप करते थे। सिंपल आइडिया कि टास्क ऑन है तो ब्रेन ऑन है। पर मार्कस और उनकी टीम ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो इससे पहले किसी और ने नहीं देखी थी। जब लोग टास्क नहीं कर रहे थे तो ब्रेन की एक्टिविटी कम होती थी, लेकिन एक स्पेसिफिक नेटवर्क और ज्यादा एक्टिव हो जाता था, और ये उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि रेस्ट के टाइम ब्रेन क्वाइट होगा, लेकिन रियलिटी ये थी कि रेस्ट के टाइम एक स्पेसिफिक नेटवर्क और ज्यादा एक्टिव हो जाता था। पहले साइंटिस्ट ने इसे टास्क नेगेटिव एक्टिविटी कहा, मतलब जो एक्टिविटी तब होती है जब कोई टास्क नहीं हो रहा होता। फिर 2001 में मार्कस रिकले ने एक प्रॉपर पेपर पब्लिश किया पीएनएस जर्नल में। उन्होंने इसे नाम दिया डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, मतलब आपके ब्रेन का एक डिफॉल्ट स्टेट। जब आप कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहे होते तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और ये कोई छोटी एक्टिविटी नहीं है। रिसर्च ये शो करती है कि डीएमएन आपके ब्रेन की टोटल एनर्जी का 60 to 80% कंज्यूम करता है। मतलब जब आप ये सोचते हो कि आप रेस्ट कर रहे हो, आपका ब्रेन एक्चुअली मेहनत कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि नेटवर्क एक्चुअली करता क्या है। ये प्राइमरीली 4 काम करता है। 1, पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करता है। 2, फ्यूचर सिनेरियोस को इमेजिन करता है। 3, खुद के बारे में सोचता है, एग्जाम्पल मैं कैसा इंसान हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वगैरह वगैरह। और 4, दूसरे लोगों के मेंटल स्टेट्स को इमेजिन करता है, एग्जाम्पल उसने ऐसा क्यों कहा, वो क्या सोच रहा होगा। ये एग्जैक्टली वो चीजें हैं जो रात को आप अपने बेड पर सोच रहे थे। ओवर थिंकिंग आपकी चॉइस नहीं है, यह आपके ब्रेन का डिफॉल्ट सेटिंग है। जब भी आपका ब्रेन इंटरनली फोकस करता है तो डीएमएन ऑन होता है। लेकिन इस बात को रियलाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब आप एक बात समझ सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है। आप कम सोचने का डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह आप कम सांस लेने का डिसीजन नहीं ले सकते। ये सब ऑटोमेटिक होता है। ये नेटवर्क स्ट्रक्चरल है, बायोलॉजिकल है, और आपके पैदा होने के साथ आपको मिला है। तो असली सवाल ये नहीं है कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को बंद कैसे करूं, सवाल ये है कि मैं इसे रीडायरेक्ट कैसे करूं, और इसी चीज को आगे मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। पर उस पर आने से पहले एक और चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि डीएमएन सिर्फ थॉट्स को जनरेट करता है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी, वो डिस्कम्फर्ट दूसरी जगह से आती है।
2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया। डेकेड्स की रिसर्च को रिव्यू करने के बाद उन्होंने एक कोर आर्गुमेंट दिया जो हमारी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग की रिसर्च को लिटरली रिशेप करता है। उनकी मेन फाइंडिंग ये थी कि ब्रेन अनसर्टेनिटी को एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट की तरह ट्रीट करता है। मतलब ये समझो कि वो क्या कह रहे हैं। जब आपको भूख लगती है तो आपके ब्रेन में एक डिस्कम्फर्ट सिग्नल एक्टिवेट होता है और आप ऑटोमेटिकली खाना ढूंढने लगते हो। ठीक उसी तरह जब आपके ब्रेन को अनसर्टेनिटी सेंस होती है तो आपका ब्रेन एक डिस्कम्फर्ट सिग्नल एक्टिवेट करता है और ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे रिड्यूस करने की कोशिश करता है। अब यहाँ से मेन प्रॉब्लम समझो। डीएमएन बैकग्राउंड में कॉन्शियसली थॉट्स को जनरेट कर रहा है और उन थॉट्स में हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी एम्बेडेड होती है। कल क्या होगा, ये डिसीजन सही है या गलत, उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला, मैं लाइफ में सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं। हर अनसर्टेनिटी आपके ब्रेन में एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट ट्रिगर करती है और ब्रेन के पास बस एक ही तरीका है उसे रिड्यूस करने का, सोचना और ज्यादा सोचना, अलग अलग सिनेरियोस को समझना, पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करना। इसी वजह से हर नया सिनेरियो आपको एक टेम्पररी सेंस ऑफ कंट्रोल देता है और आपको लगता है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, पर उसके साथ एक नया डाउट अटैच हो जाता है। लेकिन अगर ये वाला सिनेरियो नहीं हुआ तो इस एंगल से क्या होगा। और यहाँ आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को समझना है। आपका ब्रेन एक्चुअली कोई आंसर नहीं ढूंढ रहा होता और ना ही आपके ब्रेन का गोल परफेक्ट डिसीजन लेना है। ब्रेन का बस एक गोल है, अनसर्टेनिटी को फील करना बंद करो। आप चाहे कितना ही सोच लो, कल का फ्यूचर अनसर्टेन है, लोगों के रिएक्शंस अनसर्टेन है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अनसर्टेन है, लेकिन होता क्या है, लूप चलता रहता है। ब्रेन को लगता है कि एक और थॉट से कंप्लीट आंसर मिल जाएगा और आप सोचते जाते हो, सोचते जाते हो, सोचते जाते हो और आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। एक्चुअली आप बस अपने ब्रेन का डिस्कम्फर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसा डिस्कम्फर्ट जो कभी फुल्ली खत्म नहीं होगा, क्योंकि रियल लाइफ में सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है। यही वो एग्जॉशन है जो आपकी ओवरथिंकिंग का असली सोर्स है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप किसी थॉट को कॉन्शियसली ड्रॉप कर दो तो वापस क्यों आ जाता है। और इसका जवाब एक स्टोरी में है जो 1920s में वियना से शुरू हुई। उस समय कर्ट लेविन नाम के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जो आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडेशनल फिगर्स में से काउंट होते हैं। उनकी एक स्टूडेंट थी बल्मा ज़ेगर्निक, एक यंग रशियन रिसर्चर जो बर्लिन यूनिवर्सिटी में उनके लैब में काम करती थी। एक दिन ज़ेगर्निक और लेविन एक वियना के कैफे में बैठे थे। दोपहर का बिजी टाइम था। उन्होंने एक वेटर को ऑब्जर्व किया जो मल्टीपल टेबल्स को एक साथ हैंडल कर रहा था, सबके ऑर्डर्स ले रहा था, बिल्स कैलकुलेट कर रहा था, ऑर्डर्स को डिलीवर कर रहा था। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि उसे कुछ भी चीज लिखने की जरूरत नहीं थी। ज़ेगर्निक ने यह नोटिस किया कि वो वेटर हर टेबल के ऑर्डर्स बिना लिखे याद रख रहा था, किसने क्या ऑर्डर किया, कौन सा ड्रिंक, कौन सा मील, सब कुछ परफेक्टली। लेकिन कुछ देर बाद ज़ेगर्निक ने उस वेटर को रोका और पूछा, थोड़ी देर पहले जो टेबल नंबर 4 पे कपल बैठा था, उन्होंने क्या ऑर्डर किया था? वेटर कंफ्यूज हो गया था, वो सब कुछ भूल चुका था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न था। वो वेटर उन्हीं ऑर्डर्स को याद रखता था जो एक्टिव थे, जो पेंडिंग थे, जो कंप्लीट नहीं हुए थे। लेकिन कुछ देर बाद जब बिल पे हो जाता था तो वेटर उस टेबल के बारे में सब भूल जाता था। ज़ेगर्निक को ये ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने इस पर और ज्यादा फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स किए और 1927 में उन्होंने अपना फेमस रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने इस फाइंडिंग को नाम दिया ज़ेगर्निक इफेक्ट। मतलब जो चीज पेंडिंग रहती है वो चीज माइंड में एक्टिवली बनी रहती है। अब आप इसे अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करो। हर बार जब आप किसी डिसीजन को ओपन छोड़ देते हो और ये सोचते हो कि मैं इसे बाद में डिसाइड करूंगा, आपका ब्रेन उसे क्लोज नहीं करता। वो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखता है, जैसे वो उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हो। एक सेकंड के लिए रुको और थोड़ा सा पॉज लो और ये ऑब्जर्व करो कि आपके ब्रेन में कितने ओपन काम चल रहे हैं। मतलब कि वो डिसीजंस जो आप ले नहीं पा रहे हो। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो। ये जितने भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, ये सब वो ओपन लूप्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आपका माइंड कॉन्स्टेंटली बिजी फील करता है। ये रैंडम डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आपका ब्रेन अपना डिफॉल्ट काम कर रहा है। इनकम्प्लीट चीजों को होल्ड करना जब तक आपको क्लोजर ना मिल जाए। अब तक आपके सामने 3 चीजें सामने आई हैं। पहला कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक थॉट्स जनरेट करता है। दूसरा अनसर्टेनिटी सिस्टम जो उन थॉट्स को अनकंफर्टेबल बनाता है। और तीसरा ज़ेगर्निक इफेक्ट, मतलब जब तक आप उन थॉट्स को रिजॉल्व नहीं करते वो बार बार आपके माइंड में वापस आती हैं। ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और रिजल्ट आप मेंटली ऑक्यूपाइड फील करते हो विदाउट एनी एक्चुअल प्रोग्रेस। इस पहेली को समझने का आखिरी पीस सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर ओवरथिंकिंग आपको इतना ज्यादा परेशान करता है तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते। और इसका जवाब केन बेरिज के वांटिंग और लाइकिंग एक्सपेरिमेंट पर छिपा है। मैंने पहले भी वांटिंग और लाइकिंग का डिफरेंस इस वीडियो में पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में समझाता हूँ।
केन बेरिज की रिसर्च के हिसाब से वांटिंग और लाइकिंग दोनों सेम चीज नहीं होती। लाइकिंग बेसिकली प्लेजर के बारे में होता है, जो भी चीज आपको करना पसंद है, लेकिन वांटिंग मोटिवेशन के बारे में होता है, मतलब आपके ब्रेन की किसी चीज को पाने की इच्छा। इसे आसानी से समझने के लिए स्क्रोलिंग का एग्जांपल लो। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि आप घंटों तक स्क्रॉल करते हो पर उसे एक्चुअली एंजॉय नहीं करते। आप डेड एक्सप्रेशंस के साथ बस बैठ के स्क्रॉल कर रहे होते हो, लेकिन इसके बावजूद आप स्क्रॉल करते रहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस एक्टिविटी को वांट कर रहा होता है बिना उसे लाइक किए। अब इसे आप ओवरथिंकिंग पे अप्लाई करो। क्या आप हर बार एक्चुअली सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो जब आप ओवरथिंक करते हो? ऑनेस्टली नहीं। कई बार आप उस प्रोसेस में बस एंगेज्ड रहते हो क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। जैसे स्क्रॉलिंग में एंजॉयमेंट कम होती है और रिपीटेशन ज्यादा, वैसे ही ओवरथिंकिंग में क्लैरिटी कम होती है और मेंटल एंगेजमेंट ज्यादा। आपका ब्रेन ओवरथिंकिंग को वांट करता है बिना उसे लाइक किए, और यही वो असली वजह है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा थकने के बावजूद ओवरथिंक करना बंद नहीं करते। अब फाइनली इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे कैसे बाहर निकला जाए। पहले आपको अपने लिए एक चीज क्लियर करनी है, आप लेजी नहीं हो, आप बस मेंटली ओवरलोडेड हो। जब आप इस वीडियो में बीच में अपने थॉट्स के बारे में सोच रहे थे तो ये एक ओवरलोडेड सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। तो आंसर मोटिवेशन में नहीं, आंसर है स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर में आपको 5 चीजें इंप्लीमेंट करनी है। स्टेप 1, हर डिसीजन को एक टाइम लिमिट दो। छोटी डिसीजंस के लिए 30 सेकेंड्स, मीडियम डिसीजंस के लिए 5 मिनट्स और बड़े डिसीजंस के लिए एक फिक्स टाइम। और जब भी ये टाइम लिमिट खत्म हो जाए, आप जिस भी डिसीजन पर हो वो आपका फाइनल डिसीजन है। आपको किसी परफेक्ट डिसीजन को चेज नहीं करना, बस उसे फाइनल करना है। पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि डीएमएन तब तक थॉट्स जनरेट करता रहता है जब तक उसे ओपन स्पेस मिलता है, लेकिन जब आप उसे एक स्पेसिफिक टाइम से बाउंड करते हो तो वो आपके ब्रेन को फोर्स करता है उस लूप को क्लोज करने के लिए, और आपका ब्रेन सोचना छोड़कर एग्जीक्यूशन मोड पे शिफ्ट हो जाता है। स्टेप 2, मिनिमम वायबल एक्शन। अभी आप क्लैरिटी का वेट करते हो फिर एक्शन लेते हो, इसे आपको रिवर्स करना है। क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, उससे पहले नहीं। जब भी आप किसी डिसीजन में स्टक हो जाओ, आप अपने एक्शन को इतना छोटा बना दो कि आपका ब्रेन उसे रिजेक्ट ही ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह जिम जाने में आलस आ रहा है तो बस अपने जूते पहन लो। आपको किसी को कोई मैसेज भेजने में टेंशन हो रही है तो पहले उसे ड्राफ्ट कर लो। आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में डाउट हो रहा है तो एक फाइल क्रिएट कर लो। अब ये काम इसीलिए करता है क्योंकि न्यूरोसाइंस में एक ऑब्जर्वेशन है, जब आपका मोटर कॉर्टेक्स मतलब फिजिकल मूवमेंट एक्टिव होता है तो डीएमएन ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि फिजिकल मूवमेंट आपके ब्रेन की ओवरथिंकिंग सिस्टम को स्विच ऑफ करता है, और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये एक ब्रेन केमिस्ट्री है। स्टेप 3, अपने थॉट्स के साथ रिलेशनशिप चेंज करो। अभी आपको जो भी थॉट आता है आप उसे इमीडिएटली सच मान लेते हो और रिएक्ट करते हो। अगर कोई थॉट ये कहता है कि ये रिस्की है तो आप इमीडिएटली उस रिस्क को एनालाइज करने लगते हो। आपको अगली बार बस एक सिंपल शिफ्ट करना है, थॉट को बस एक थॉट की तरह समझो, मतलब पहले उस थॉट के अंदर घुसने के बजाय उसे बाहर से ऑब्जर्व करो। ये इसीलिए काम करता है क्योंकि रिसर्च ये शो करती है कि जब भी आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है और इमोशनल ब्रेन सप्रेस हो जाता है, और उस थॉट के लूप को इमोशनल सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। स्टेप 4, अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करो। जब भी आप ये नोटिस करो कि आप किसी लूप में फंसते जा रहे हो तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दो, मतलब कि उठो, वॉक करो, अपने चेहरे पर पानी डालो, कोई भी क्विक फिजिकल मूवमेंट। अब ये काम क्यों करता है? ये इसीलिए काम करता है क्योंकि थिंकिंग और फिजिकल स्टेट सेपरेट नहीं है, ये दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। कोल्ड वाटर डालते ही वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स से पैरासिम्पटोमेटिक रिस्पॉन्स पे शिफ्ट करता है, मतलब कि ब्रेन को एक झटका मिलता है जिसकी वजह से पैटर्न इंटरप्शन होता है। स्टेप 5, इम्परफेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका ब्रेन हर चीज का एक परफेक्ट वर्जन इमेजिन करता है, और जब भी रियलिटी उस इमेजिनेशन से मैच नहीं करती आप स्टार्ट नहीं करते। इसीलिए आज ही कॉन्शियसली ये डिसाइड करो कि आपका पहला स्टेप खराब होगा। बेसिकली पहले ही स्टेप में किसी भी चीज को परफेक्टली करने पर कम फोकस करो। मैंने भी अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर बस रफली रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया था। अब ये काम क्यों करता है? ये इसीलिए काम करता है क्योंकि इम्परफेक्ट स्टार्ट ज़ेगेनिक इफेक्ट को क्लोज कर देता है, और जैसे ही आप पहला स्टेप लेते हो बैकग्राउंड में ख्यालों को सोचते रहना खत्म हो जाता है, जिससे ब्रेन उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाता है। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। पहला कि किसी भी डिसीजन पे सोचना शुरू करने से पहले उसे एक टाइम लिमिट दो। दूसरा, जब भी आप अपने थॉट में स्टक फील करो तो एक मिनिमम एक्शन लो। तीसरा, किसी भी थॉट में ऑटोमेटिकली घुसने के बजाय उससे पहले बाहर से ऑब्जर्व करो। चौथा, फिजिकल मूवमेंट यूज करो ब्रेन के पैटर्न इंटरप्शन के लिए। और लास्ट में कॉन्शियसली ये डिसाइड करो कि आपका पहला अटेम्प्ट हमेशा इम्परफेक्ट होगा। और याद है वो एक डिसीजन जिसके बारे में आपने शुरू में सोचा था, वो अभी भी वही है, अनरिजॉल्व्ड। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप उसे अभी तक रिपीट कर रहे हो, सॉल्व नहीं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आपके लिए एक चैलेंज है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको अपने फोन में एक टाइमर ऑन करना है
और अपने आप को 10 मिनट देने हैं और उस डिसीजन के बारे में सोचना है। याद रहे, आपको कोई परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढना है, बस एक आंसर ढूंढना है। इसके बाद आपको इस वीडियो पे वापस आना है और अपना आंसर नीचे कमेंट करना है और एक स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आप जब भी वापस ओवरथिंक करने लग जाओ तो आप उस कमेंट को वापस पढ़ सको। इस बात को समझना जरूरी है कि थिंकिंग खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचना ही आपको अवेयर बनाता है, आपको चीजों को समझने की एबिलिटी देता है। थिंकिंग आपके एवोल्यूशन का एक टूल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब थिंकिंग एक टूल नहीं बल्कि आपका एक डिफॉल्ट स्टेट बन जाता है। और जब भी ये डिफॉल्ट बन जाता है तो एक्चुअली आप सोच नहीं रहे होते, आपका ब्रेन बस आपको सोचने पर मजबूर कर रहा होता है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका माइंड ये कहे कि बस थोड़ा और सोच लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे, 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से ऑनेस्टली पूछना, क्या मैं एक्चुअली कोई सोल्यूशन के पास जा रहा हूँ या बस मैं अपने आप को बिजी फील करा रहा हूँ, ताकि मुझे ये लगे कि मैं प्रोडक्टिव हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ। तो चलो अब सोचना बंद और काम शुरू। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।